नमस्कार छात्रों। आज की हमारी एनएलपी की क्लास हम ट्यूरिंग टेस्ट पर करेंगे। पिछली क्लासेस में हम एनएलपी समझ चुके हैं, एनएलपी की डेफिनेशन समझ चुके हैं, एनएलपी की जनरल डेफिनेशन समझ चुके हैं, एनएलपी की टेक्निकल डेफिनेशन समझ चुके हैं, एनएलपी किन किन फील्ड्स की सब फील्ड है यह समझ चुके हैं और किसकी डायरेक्ट फील्ड है यह भी समझ चुके हैं। आज हम एनएलपी की थोड़ी हिस्ट्री की बात करेंगे कि एनएलपी शुरू कहाँ से हुई, कैसे किसी के दिमाग में यह बात आई सबसे पहले कि कंप्यूटर भी भाषा समझ सकता है। तो इसमें हम किसी एक आदमी का नाम न लेकर बहुत सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट, लिंग्विस्ट का नाम ले सकते हैं जिन्होंने एनएलपी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया है या उस पर काम किया है। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एक बहुत ही फेमस ट्यूरिंग टेस्ट किया था। इस ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में शायद आप में से बहुत लोगों को पता हो जो कंप्यूटर विज्ञान से संबंध रखते हैं और बहुत लोगों को नहीं भी पता हो। 1950 से पहले कंप्यूटर में मुख्यतः कैलकुलेशंस की जाती थी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फिजिकल कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन इत्यादि के लिए ही कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था। एलन ट्यूरिंग कंप्यूटर के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने कंप्यूटर में बहुत काम किया शुरुआती दिनों में। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उन्हीं के कामों का परिणाम है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हुई और एनएलपी डेवलप हुई और एडवांस प्रोग्रामिंग भी एलन ट्यूरिंग के इसी टेस्ट के बाद से ही एक सोच का विस्तार हुआ कि इस तरीके के कार्य जैसे स्पीच रिकॉग्निशन भी कंप्यूटर द्वारा कराए जा सकते हैं। तो अब हम सीधे ट्यूरिंग टेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि एलन ट्यूरिंग ने बेसिकली उनकी सोच क्या थी और वो क्या कराना चाहते थे। हमने यह बातें तो की कि एलन ट्यूरिंग के टेस्ट के बाद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई डेवलप हुई और एआई के बाद एनएलपी डेवलप हुई। एआई जिसे हम कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। पर एलन ट्यूरिंग ने उस वक्त यह नहीं सोचा होगा कि उनका यह ट्यूरिंग टेस्ट इतना फेमस हो जाएगा कि इसी टेस्ट के बाद कंप्यूटर, खास करके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एआई इस लेवल पर इन्वॉल्व होगी, एनएलपी डेवलप होगी और भी कई एडवांस प्रोग्रामिंग डेवलप होंगी। तो एलन ट्यूरिंग ने उस वक्त यह एक सोच उनके दिमाग में आया, एक आइडिया उनके दिमाग में आया। उन्होंने सोचा कि क्या कोई मशीन यानी कंप्यूटर अब बोर्ड जितना ठीक हम इसमें नहीं लिख सकते, पर जो मैं साथ साथ बोलूं उस पर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। ये दोनों कंप्यूटर हैं। तो एलन ट्यूरिंग ने
यह सोचा कि क्या कोई कंप्यूटर एक मानव की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, अर्थात उन्होंने यूजर यानी मानव दो मशीन के आगे बिठा दिए और उनकी सोच ये थी, एलन ट्यूरिंग की सोच यह थी कि इस यूजर को, इस मानव को यह पता न चले ये दोनों मानव एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। उन्होंने अलग अलग तरीके से टेस्ट किए। एक ही मानव को दोनों मशीन्स पर बिठाया, अलग अलग मानवों को इन दोनों मशीन्स पर बिठाया। इन दोनों मशीन्स में एक के पीछे एक एक्सपर्ट या मानव या ह्यूमन बैठा था और एक केवल मशीन थी जिसकी प्रोग्रामिंग की गई थी। यूजर को यह पता लगाना था कि इन दोनों में से मशीन कौन सी है और मानव कौन सा है। टेस्ट के रिजल्ट बहुत ही व्यापक आए थे। कईयों ने बता भी दिया था ये मशीन है, अब वो चाहे उन्होंने उस वक्त गैस करके बताया हो या उन्हें सच में समझ में आ गया हो कि ये मशीन है और ये मानव है। और बहुत सारे यूजर्स ये नहीं बता पाए थे कि इनमें से मशीन कौन सी है और मानव कौन सी है, क्योंकि उनके सामने तो केवल कंप्यूटर ही था। कंप्यूटर के पीछे कौन बैठा था यूजर्स को नहीं पता था। यहां यूजर द्वारा प्रश्न उत्तर किए जा रहे थे, प्रश्न किए जा रहे थे और उनके उत्तर मशीन उन्हें दे रही थी और यूजर उन्हें समझकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मशीन कौन सी है और ह्यूमन कौन सा है। तो उदाहरण के लिए एक प्रश्न अगर मैं बोलूं कि यूजर ने पूछा सबसे कि 2 इंटू 3 क्या होता है, तो चाहे मशीन है और चाहे मानव, उसने झट से बता दिया 6। 1 मिली सेकंड की देरी में आप भी बता सकते हैं, मशीन भी बता सकती है। पर अगर वही सवाल यूजर 1 3 4 2 1 कोई भी एक बड़ा नंबर लेके उसको दूसरे एक बड़े नंबर से इंटू करने का सवाल आप दे दो, एनीथिंग, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूं ढंग से, तो अब उसका जवाब मशीन तो 1 सेकंड में ही देगी, 1 माइक्रोसेकंड 1 मिली सेकंड में भी दे सकती है। पर ह्यूमन को ये एक लंबी कैलकुलेशन कराने में बहुत समय लग जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम एलन ट्यूरिंग के दिमाग में पहले से ही थी, तो उन्होंने मशीन की भी प्रोग्रामिंग उसी तरीके से की कि इस तरह की भी प्रॉब्लम्स को मशीन उतनी ही डिले लेके सॉल्व करके यूजर को आंसर देगी जितना कि नॉर्मल ह्यूमन देता है। और ह्यूमन कई मुश्किल प्रश्नों का हल नहीं भी दे सकता, गलत भी दे सकता है। इसीलिए उन्होंने मशीन को भी इस प्रोग्रामिंग इस प्रकार की कि मशीन भी कुछ जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, उनके आंसर गलत करे, डिले करे, ताकि यूजर को ये पता न लग पाए कि इनमें से मशीन कौन सी है और मानव कौन सा है। यहाँ पर उन्होंने यह सोच के टेस्ट नहीं किया था, आप इस टेस्ट से समझ भी सकते हैं, उनकी सोच ये नहीं थी कि मशीन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाना है या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का विकास करना है। वह केवल यह देखना चाहते थे, यह समझना चाहते थे कि क्या मशीन भी इंटेलिजेंटली बिहेव कर सकती है। पर उनका यह टेस्ट इतना फेमस हुआ और अन्य साइंटिस्टों ने फिर इस पर काम करना शुरू किया और 1956 में जॉन मैककार्थी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण कर दिया गया। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
किस तरीके से आगे बढ़ी, किस तरीके से पावरफुल हुई, किस तरीके से लगभग हर अप्लाइड एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होने लगा, यह हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रमुख अप्लाइड एरिया है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या प्राकृतिक भाषा संसाधन, जो हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो एक कंप्यूटर का छात्र होने के नाते हमें यह जानना ज़रूरी था कि एनएलपी की शुरुआत कहाँ से हुई। लिंग्विस्टिक वालों के लिए कुछ लोग सोचते हैं कि चॉम्स्की द्वारा स्टार्ट हुआ, वह भी गलत नहीं है। चॉम्स्की ने पहले जो ग्रामर के स्ट्रक्चर बताए वहाँ से एनएलपी या लिंग्विस्ट, उन अगर मोर प्रिसाइसली बोलें तो लिंग्विस्ट की शुरुआत वहाँ से हुई, या और भी बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम हम इनमें ले सकते हैं, क्योंकि कोई एक आदमी नहीं था जिन्होंने यह चीज़ बनाई। इवन जब मैं जॉन मैक्रेथी का नाम लेता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो केवल जॉन मैक्रेथी ही नहीं थे, उनकी पूरी टीम थी जिन्होंने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया था या डिस्कवर किया था, या आप कह लें इन्वेंट किया था, या जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की थी उन्होंने। तो इस तरीके से हमारे लिए ट्यूरिंग टेस्ट एनएलपी की शुरुआत की गई ट्यूरिंग टेस्ट द्वारा 1950 में, जो बढ़ के 1956 में एआई आई, और उसके बाद धीरे धीरे एनएलपी 1900 का आप बोल लें कंप्यूटर साइंस में, तो अब जाके एनएलपी का इम्प्लीमेंटेशन होने लगा है 2010 के बाद हम लोग एनएलपी को उस तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि एनएलपी के हर अप्लाइड एरिया, आज आप अगर गूगल देखेंगे तो कैप्शन लिखने से लेके स्पेलिंग चेकर से लेके इवन ग्रामेटिकल एनालाइजर तक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बिंग वगैरह बना रहे हैं। पर 2010 से पहले अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उस तरीके से कंप्यूटर साइंस में भी उतनी इन्वॉल्व नहीं थी। तो यह डिस्कशन था एनएलपी का कि कहाँ से वह शुरू हुई। तो हमारे लिए एज अ कंप्यूटर छात्र एनएलपी ट्यूरिंग टेस्ट से स्टार्ट होते होते बढ़ते बढ़ते आज उस स्वरूप में आई है जिस स्वरूप में हम उसे पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।